हेलो दोस्तों। ये सेम एज़ एवर ऑडियो बुक का सेकंड पार्ट है, तो चलो शुरू करते हैं। ये सेकंड पार्ट। जोखिम वह चीज़ है जो दिखती नहीं है। हम भविष्य का पुनर्नुमान लगाने में बहुत अच्छे हैं, पर आकस्मिकता का नहीं। और यही अक्सर वह एकमात्र चीज़ होती है जिस पर सब कुछ निर्भर होता है। ये तो प्रसिद्ध है कि लोग भविष्य का पुनर्नुमान लगाने में सफल साबित नहीं होते हैं, पर ये एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म अंतर को नज़रअंदाज करती है। हम भविष्य का पुनर्नुमान लगाने में बहुत अच्छे हैं, पर आकस्मिकता का नहीं। और यही अक्सर वह एकमात्र चीज़ होती है जिस पर सब कुछ निर्भर होता है। सबसे बड़ा जोखिम वह चीज़ है जिसके आने का हमें कोई अंदेशा नहीं होता, और चूंकि किसी को इसके आने का अंदेशा नहीं होता, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। और अगर कोई इसके लिए तैयार नहीं है, तो जब जोखिम आता है तो इसके द्वारा किया गया नुकसान कई गुना बड़ा होता है। प्रस्तुत है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी जिसने इसे कठिन तरीके से सीखा। जोखिम वह चीज़ है जो दिखती नहीं है। अपने आप को रॉकेट्स के माध्यम से अंतरिक्ष में लॉन्च करने से पहले नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने उच्च ऊंचाई वाले गर्म हवा के गुब्बारे में प्रशिक्षण किया। मई 4, 1961 को एक गुब्बारे वाली उड़ान अमेरिका के विक्टर पदर और एक नए पायलट को 1,13,720 फुट अंतरिक्ष में लगभग छूती हुई ऊंचाई पर ले गई। इसका उद्देश्य नासा के द्वारा स्पेस सूट का प्रशिक्षण करना था। उड़ान सफल रही। सूट ने बहुत बढ़िया काम किया, पर पदर धरती पर आने के लिए नीचे उतर रहे थे, और जब वे नीचे आ चुके थे तो खुद से सांस ले सके तो ऐसा लगता है कि शायद ताज़ी हवा खाने के लिए उन्होंने अपने हेलमेट की फेस प्लेट को खोल दिया। वे योजनानुसार सागर में उतरे, जहां पर एक हेलीकॉप्टर द्वारा उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाना था। पर एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। जब पदर स्वयं को हेलीकॉप्टर की बचाव रेखा के साथ जोड़ रहे थे, वे फिसल गए और सागर में जा गिरे। ये कोई बड़ी घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए थी, पर बचाव हेलीकॉप्टर में भी कोई भी घबराया नहीं। स्पेस सूट वाटर टाइट तथा तरणशील होना चाहिए था। चूंकि पदर ने अपनी फेस प्लेट खोल दी थी, अब वे तत्वों के संपर्क में आ गए। पानी उनके सूट में घुस गया, पदर डूब गए। जरा सोचिए कि किसी को अंतरिक्ष में लॉन्च करने से पहले कितनी ज़्यादा योजनाएं बनाई जाती हैं, कितनी सारी विशेषज्ञता, कितनी सारी आकस्मिकता, कितने सारे किंतु परंतु होते हैं। हर चीज़ को बारीकी पर हजारों विशेषज्ञों द्वारा गहन विचार किया जाता है। नासा अब तक के सभी अंतरिक्ष में जुड़े संगठनों में सबसे अधिक नियोजन प्रधान संस्था है। आखिरकार आप चांद पर अपनी उंगलियों को क्रॉस करके और इस उम्मीद से कि सब कुछ बढ़िया ही होगा नहीं जाते। हर संभव जोखिम के लिए प्लान ए, बी और प्लान सी होती है। और फिर भी इतने नियोजन के होते हुए भी कोई एक छोटी सी घटना जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता, एक तबाही को न्योता साबित हो सकती है। जैसे कि वित्तीय सलाहकार कार्ल रिचर्ड कहते हैं, जोखिम वह चीज़ है जो आपको ये सोचने के बाद बचाता है कि आप सब कुछ सोच लिया है। यही जोखिम की सही परिभाषा है, वह घटक जो बचता है जब आपने उन सभी जोखिमों की तैयारी कर ली है जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। जोखिम वह है जो आप देख नहीं सकते। जरा बड़ी खबरों पर ध्यान दीजिए जो सुई को घुमाती हैं। कोविड-19, 9/11, पर्ल हार्बर, द ग्रेट डिप्रेशन, इन सब घटनाओं की आपस में जरूरी रूप से सामान्य बात ये नहीं है कि ये घटनाएं बड़ी हैं, अपितु ये है कि ये आकस्मिक रूप से पैदा हो गई हैं। वास्तव में इनके आने से पहले किसी को भी इनके आने का ज्ञान नहीं था, और ना ही ये किसी के रडार पर थीं। तेजी के बाद मंदी आती है। ये कितना अपरिहार्य आर्थिक नियम है। आप इतिहास पढ़िए और देखिए कि सन 1920 के वर्ष, सन 1990 के आखिर के वर्ष, सन 2000 की शुरुआत के वर्ष की तेजी के बाद जो संकट आया वह एकदम जाहिर है, अवश्यंभावी है। अक्टूबर 1929 में इतिहास की सबसे अजीब स्टॉक बबल का चरम और महामंदी की पूर्व संध्या। अर्थशास्त्री अर्विंग फिशर की श्रोताओं को कही जाने वाली वह प्रसिद्ध बात है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टॉक की कीमतें ऐसा लगता है कि एक उच्च स्तर पर स्थायी रूप से पहुंच गई हैं। आज हम इन टिप्पणियों के बारे में सोचते हैं और हंसते हैं। फिशर जैसा इतना स्मार्ट इंसान किसी ऐसी अवश्यंभावी बात को कैसे अनदेखा कर सकता है।
अगर आप ये नियम समझते हैं कि जितनी अजीब तेजी होगी उतनी ही ज़बरदस्त मंदी होगी, तो महामंदी स्पष्ट रही होगी। पर फिशर एक स्मार्ट व्यक्ति थे और वे अकेले नहीं थे। वर्ष पहले मैंने एक साक्षात्कार में रॉबर्ट शिलर, जिन्होंने बबल्स पर अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, से ग्रेट डिप्रेशन की अवश्यंभाविता के बारे में पूछा। उनका उत्तर था, देखिए, किसी ने भी उसका पुनर्नुमान नहीं लगाया था। शून्य, किसी ने भी नहीं। हाँ, कुछ व्यक्ति थे जो कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट ओवर प्राइज्ड है, पर उन्होंने जो कहा था उसे आप अगर देखें तो क्या आप इसका मतलब होता है कि डिप्रेशन आने वाला है, एक दशक लंबा डिप्रेशन। किसी ने भी ये नहीं कही। देखिए, किसी ने भी इसका पुनर्नुमान नहीं लगाया था। शून्य, किसी ने भी नहीं। हाँ, कुछ व्यक्ति थे जो ये कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट ओवर प्राइस है, पर उन्होंने जो कहा था उसे अगर आप देखें तो क्या इसका ये मतलब था कि डिप्रेशन आने वाला है, एक दशक लंबा डिप्रेशन। किसी ने भी ये नहीं कहा था। मैंने अर्थशास्त्र के इतिहासकारों को मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम देने के लिए कहा जिसने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में भविष्यवाणी की थी, तो उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया, ना ही उनके पास कोई उत्तर था। ये बात मुझे जम गई। आज हमारे पास भगवान की दया से एक पशुदृष्ट है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रोरिंग ट्वेंटीज़ के पश्चात ग्रेट डिप्रेशन अवश्यंभावी और जाहिर सी बात थी। पर वे लोग जिन्होंने उस समय को जिया था, उनके लिए 1930 अभी एक अज्ञात भविष्य था। ऐसा संभव नहीं था। दो बातों से इस बात का उत्तर मिल सकता है कि एक ऐसी चीज़ जो अवश्यंभावी लगती है पर तत्कालीन लोग उसका पुनर्नुमान क्यों नहीं लगा सके। नंबर 1, या तो भूत में हर व्यक्ति एक भ्रम, भ्रांति और गलतफहमी के अंधा हो गया था, या नंबर 2, वर्तमान में हर व्यक्ति पशुदृष्टि से बेवकूफ़ बन गया है। हम पागल हैं अगर हम सोचते हैं कि सब कुछ पहली बार से हुआ है और ये कि दूसरी बात का इससे कोई संबंध नहीं है। द इकोनॉमिस्ट, एक पत्रिका जिसकी मैं सराहना करता हूँ, हर वर्ष के जनवरी मास में एक भविष्यवाणी प्रकाशित करती है। इसके जनवरी 2020 के मापदंड में कोविड-19 के बारे में एक शब्द भी वर्णित नहीं था। इसके जनवरी 2022 के संपादन में रूस और यूक्रेन के हमले के बारे में एक शब्द भी वर्णित नहीं था। ये एक आलोचना नहीं है। दोनों ही घटनाओं के बारे में जानना असंभव था, क्योंकि संपादन प्रकाशित होने से महीनों पहले ही प्लान हो जाते हैं। पर यही तो मुद्दा है। बड़ी से बड़ी खबर, बड़े से बड़े जोखिम, अहम घटनाएं हमेशा वही होती हैं जिनके आने का आपको अंदेशा मात्र भी नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें, शायद ही कभी ले देकर आर्थिक अनिश्चितता होती है। बस इस बात में परिवर्तन रहते हैं कि लोग असंभावित जोखिम को लेकर कितने अभिज्ञ हैं। ये पूछना कि सबसे बड़े खतरे क्यों हैं, ये पूछने जैसा है कि आप किसी घटना से आश्चर्यचकित होना चाहते हैं। अगर आपको ज्ञात होता है कि सबसे बड़ा खतरा क्या है, आप इसके लिए कुछ ना कुछ करते, और कुछ ना कुछ करना इस घटना को कम खतरनाक कर देता। आपकी कल्पना जिस चीज़ की सतह तक नहीं जा सकती, वह खतरनाक मामला है, और इसलिए जोखिम को आप कभी मास्टर नहीं कर सकते। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि आगे भी ऐसा ही होगा। अगले 10 वर्ष का इससे भी खतरनाक और महत्वपूर्ण खबर वह होगी जिसके बारे में आज भी कोई बात नहीं कर रहा। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस वर्ष में इस किताब को पढ़ रहे हैं, सच यही रहेगा। मैं यकीन से ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि ये हमेशा सच हुआ है। ये तथ्य कि आपको इसके आने का अंदेशा नहीं है ही इसको खतरनाक बनाता है। ग्रेट डिप्रेशन जैसी बड़ी घटना के संबंध में भी कितने लोग, जब ये पूरी तरह से गति में थी, तब भी इसको लेकर अंधे थे। डिप्रेशन, जैसे कि आज हम इसे मानते हैं, 1929 में शुरू हुई थी, परंतु जब नेशनल इकोनॉमिक्स लीग के ज्ञानी सदस्यों से 1930 में किए गए मतदान में पूछा गया तो उनके अनुसार यूनाइटेड स्टेट की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो उन्होंने जो चीज़ें बताईं उनकी क्रमानुसार सूची इस प्रकार है। नंबर 1, न्याय प्रशासन। नंबर 2, निषेध। नंबर 3, नियमों का तिरस्कार। नंबर 4, जुर्म अपराध। नंबर 5, कानून संपादन। नंबर 6, विश्व शांति। और 8वें स्थान पर है बेरोजगारी। एक वर्ष पश्चात 1931 में, जब तक कि ग्रेट डिप्रेशन को शुरू हुए पूरे 2 साल हो चुके थे, बेरोजगार चौथे स्थान पर आ चुकी थी, निषेध, अन्याय और कानून संपादन के बाद। ये वह चीज़ है जिसने ग्रेट डिप्रेशन को इतना भयंकर बनाया। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि किसी को भी इसके आने का अंदेशा नहीं था।
इसीलिए लोग वित्तीय और मानसिक तौर पर इसका सामना नहीं कर पाए। इस बात को स्वीकार करना के विषय में जो हो रहा है उसको लेकर हमारा दृष्टिकोण कितना सीमित हो सकता है, इस विचार का एक बहुत अहम हिस्सा है। 1941 में उनकी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी खुली। फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट अपने कमरे में चारों ओर देखा और हंसने लगे। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वे इतने खुश क्यों थे। मैं उन सब इतिहासकारों के बारे में सोच रहा हूँ जो जहाँ ये सोचकर आएंगे कि उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे, उन्होंने कहा। इतना कुछ है जो हमें नहीं पता, और केवल भविष्य का ही नहीं बल्कि भूत का भी नहीं। इतिहास को 3 चीज़ें मालूम हैं। नंबर 1, किस चीज़ की तस्वीर ली गई है। नंबर 2, किसने क्या लिखा और क्या रिकॉर्ड किया। नंबर 3, उन लोगों के द्वारा कहे गए शब्द जिन्हें इतिहासकार और पत्रकार साक्षात्कार करना चाहते थे और जो साक्षात्कार के लिए सहमत हो गए थे। हर महत्वपूर्ण चीज़ जो आज तक हुई है उसका कितना प्रतिशत इन 3 श्रेणियों में से एक में आता है, किसी को मालूम नहीं, पर यह बहुत छोटा अंश है। और 3 श्रेणियां गलत निष्कर्ष, अपूर्णता, ऊपरी सजावट, झूठ और सेलेक्ट याददाश्त की शिकार है। जब जो हो रहा है और जो हो चुका है उसके बारे में अपना दृष्टिकोण इतना सीमित है, तो जो आपको पता नहीं है इस वक्त क्या हो रहा है या क्या हो सकता है और क्या गलत हो सकता है, इसका आपको अंदेशा नहीं है और कम करके अनुमान लगाना आसान है। एक संतुष्ट बच्चे के बारे में सोचिए। वह मुस्कुराते हुए अपने खिलौनों से खेल रहा है और सूरज उसके चेहरे को चूम रहा है। उसके मन में सब कुछ बहुत अच्छा है। उनकी दुनिया उसके आसपास जो चीज़ें हैं उनसे शुरू और ख़त्म होती है। माँ पास है, पिता पास हैं, खिलौने पास हैं और पेट भरा हुआ है। जहाँ तक उनकी दुनिया है जीवन बस एकदम सही है। उनके पास वह सारी जानकारी है जिनकी उनकी ज़रूरत है। उन्हें जो पता नहीं है वो बहुत बड़ा नहीं है। केवल 3 वर्ष के बालक के लिए जियोपॉलिटिक्स का विचार अब अकाल्पनीय है। अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचा दी ब्याज दरों का विचार, या किसी को पगार नहीं क्यों चाहिए, या एक कैरियर होता भी क्या है, या कैंसर का खतरा, ये सब उनके लिए आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बातें हैं। मनोवैज्ञानिक डैलियन का कहना है, ये विचार कि जो आप देखते नहीं हैं वास्तव में वह आपकी हर धारणा को जिसमें आपको पूरा विश्वास है नकार सकता है, हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। अजीब बात यह है कि व्यवसाय की दुनिया में क्या हो रहा है उससे उतने ही अनभिज्ञ हैं। एक स्थानीय न्यूयॉर्क सिटी न्यूज़कास्ट का सितंबर 11, 2011 की सुबह का आतंकवादी आक्रमण के बस चंद मिनटों पहले का ना भूलने वाला वीडियो है। ये ऐसे शुरू होता है, गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बज गए हैं और तापमान 64 डिग्री है। दिन है मंगलवार और 11 सितंबर। ये दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है। पूरे दिन सूरज की रोशनी रहेगी। सच में बहुत ही उम्दा दिन है। दोपहर का तापमान कुछ 80 डिग्री है। परिभाषा के हिसाब से आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये उन चीज़ों के बारे में है जो बस हैं। जिस चीज़ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी योजना बनाना असंभव है। और जितना ज़्यादा आप ये सोचते हैं कि आपने हर उस चीज़ की कल्पना कर ली है जो हो सकती है, उतना ही ज़्यादा आपको धक्का लगेगा जब ऐसी कोई चीज़ होती है जिसको आपने अपने ध्यान में नहीं लिया था। पर 2 चीज़ें हैं जो आपको सही दिशा में धकेल सकती हैं। 2 चीज़ें जो आपको सही दिशा में धकेल सकती हैं। पहली, जोखिम के बारे में ऐसे सोचिए जैसे कैलिफोर्निया राज्य भूकंप के बारे में सोचता है। इसे पता है कि बड़ा भूकंप आने वाला है, पर इसे ये नहीं पता कि कब, कहाँ और किस गुरुत्व का। आपातकालीन टोली तैयार रहती है, चाहे विशेष भविष्यवाणी ना भी हो। इमारतों को अगले 100 साल या इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए भूकंपों का सामना कर पाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नासिम तालिब का कहना है, तैयारी में निवेश कीजिए, भविष्यवाणी में नहीं। ये बात सारी बातों का सार है। जोखिम खतरनाक है जब ये आप सोचते हैं कि इसके लिए तैयारी करना शुरू आप तब करेंगे जब आपको इसके संबंध में कोई विशेष भविष्यवाणी का पता चलेगा। बेहतर ये होगा कि आप ये मानकर चलें कि जोखिम आएगा, चाहे आपको ये पता नहीं कि कब और कहाँ, बजाय इसके कि आप बस भविष्यवाणी पर निर्भर रहें, जो कि ज़्यादातर या तो बेतुकी होती है या उन चीज़ों के बारे में होती है जो कि पहले से ही अच्छे से वादित है। आकांक्षा और पुनर्नुमान 2 अलग चीज़ें हैं, और एक ऐसे विषय में जहाँ जोखिम वह चीज़ है जो दिखाई नहीं देता, पहली चीज़ का दूसरी से ज़्यादा महत्व है।
दूसरा ये मान लीजिए कि अगर आप केवल उन जोखिमों के लिए तैयारी कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं, तो आप हर बार उन जोखिमों के लिए तैयार नहीं होंगे जिनके आप देख नहीं सकते हो। पर पर्सनल फाइनेंस में सही बचत की सही मात्रा वह मानी जाती है जब आपको लगे कि यह थोड़ा ज़्यादा है। ये अति लगानी चाहिए। इसे देखकर आपको अपनी आँखों में एक शरारत महसूस होनी चाहिए। ये बात इस चीज़ में भी लागू होती है कि आपके हिसाब से आपको कितनी राशि के ऋण से डील करना चाहिए। आपके विचार में वह सही राशि कोई भी हो, पर वास्तव में शायद ये उससे थोड़ी कम होगी। आपकी तैयारी एक ऐसे विषय में जिसमें सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं वास्तव में घटने से पहले बेतुकी लगी होंगी, किसी के भी समझ से बाहर होनी चाहिए। अधिकांश जब कोई बिना तैयारी में फंस जाता है तो इसका कारण ये नहीं होता कि उसने योजना नहीं बनाई थी। कई बार विश्व में के सबसे स्मार्ट नियोजनकर्ता भी, जो कि हर संभावित स्थिति की कल्पना करते हुए अथक काम करते रहते हैं, आखिर में फेल हो जाते हैं। उन्होंने अपनी समझ में आने वाली हर चीज़ के लिए प्लान किया होता है और वो ऐसी चीज़ों से टकराते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना मात्र भी नहीं की थी। हैरी हॉर्नी स्टेज पर ऑडियंस में से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को आमंत्रित किया करते थे, फिर उस व्यक्ति को पूरी शक्ति से उनके पेट में पंच करने को कहते थे। हॉर्नी एक शौकिया बॉक्सर थे और वे लोगों की भीड़ को बताया करते थे कि वे पलक झपके बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए पंच सह सकते हैं, और उनका स्टंट सफल होता था और लोग उनका इस तरह से भारी पंच से जाना माना एस्केप बहुत पसंद करते थे। ये विचार कि उनका शरीर फिजिक्स पर जीत प्राप्त कर सकता है। 1926 में एक शो के बाद हॉर्नी ने विद्यार्थियों की टोली को खुद से मिलने के लिए बैक स्टेज बुलाया। एक आदमी जिसका नाम गॉर्डन वाइट था हॉर्नी की तरफ बढ़ने लगा। उन्होंने चेतावनी दिए बिना उनके पेट में घुसे मारने लगा। वाइट हेड का उद्देश्य कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसने सोचा था कि वह वही ट्रिक दोबारा से कर रहा है जिसे उसने हॉर्नी को अभी स्टेज पर करते हुए देखा था। हॉर्नी इस तरह से घूसे खाने की तैयारी में नहीं थे जैसे कि वे स्टेज पर होते। वे अपने सोलर प्लेक्स को मोड़ नहीं रहे थे, उनके रुख में ठहराव नहीं था और ना ही उन्होंने अपना श्वास रोका हुआ था जैसे ही वे स्टेज पर ऐसी ट्रिक से पहले करते थे। वाइट हैंड ने उन्हें अचेता ही पकड़ लिया। हॉर्नी ने उसे हटा दिया। स्पष्ट है कि वे पीड़ा में थे। अगले दिन जब वे सुबह जागे तो हॉर्नी दर्द से दोहरे हो रहे थे। उनका अपेंडिक्स फट गया था, निश्चित रूप में वाइट हेड के घूसों से, और फिर हॉर्नी की मौत हो गई। हॉर्नी बड़े खतरों से बचने वाले सबसे ज़्यादा गुणी व्यक्ति थे। उन्होंने जंजीरों में बांध दो या उन्हें नदी में फेंक दो, कोई डर नहीं, कुछ नहीं होगा। उन्हें रेत में जिंदा काट दो, कोई बात नहीं। वे कुछ ही सेकंडों में बच सकते थे क्योंकि उनके पास एक योजना थी। पर एक विद्यार्थी का छोटा सा मुक्का जिसने आने का कोई अंदेशा नहीं था और जिसके लिए वे तैयार नहीं थे, वह सबसे बड़ा जोखिम था। जिसके आने का आपको अंदेशा तक नहीं होता, वह ही हमेशा बड़ा जोखिम होता है। चलिए आगे हम अपनी आशाओं की बात करते हैं और एक जीवन की त्रासदी की जहाँ सब कुछ अच्छा हो जाता है लेकिन खुशी कहीं नहीं जाती। थैंक यू। सेम एज एवर ऑडियो बुक का दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये ऑडियो बुक सही लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये बुक सही नहीं लगी तो प्लीज़ मुझे सुझाव दीजिए जिससे मैं अपने आप को सुधार सकूं। थैंक यू।